पंजाब प्रदेश की बात है। 1993 में 22 साल का एक लड़का था। उसका नाम रंजीत सिंह होता है। उस लड़के की नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम लखविंदर होता है। उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। तभी अचानक रंजीत को अपने से दुगनी उम्र का एक व्यक्ति मिलता है। उसका नाम सुखविंदर सिंह उर्फ डिल्लो होता है। उससे मुलाकात होती है और वो व्यक्ति कनाडा में बिजनेस करता था। तो रंजीत उस व्यक्ति से कहता है, सर मुझे भी अपने काम पर रख लो और कनाडा ले चलो, मुझे काम की सख्त जरूरत है। वो बार बार उससे कहता है और डिल्लो कहने लगता है कि तुम परेशान मत हो, अपना और अपनी बीवी का पासपोर्ट तैयार कर लो, फिर उसके बाद आ जाओ। 1993 में पासपोर्ट तैयार किया जाता है। रंजीत अपनी पत्नी लखविंदर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। दरअसल लखविंदर सिंह का पुरानी गाड़ियों को बेचने का और खरीदने का काम किया करता था। इसी काम के लिए रंजीत को भी कुछ पैसे देकर पार्टनर बना लेता है। जब रंजीत पार्टनर बन जाता है, उस बिजनेस में ईमानदारी और मेहनत से काम करता है। बिजनेस आगे बढ़ने लगता है। रंजीत सुखविंदर सिंह को प्यार से चाचा बोलता था। दोनों में अब दोस्ती अच्छी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और हर बात शेयर करते हैं। एक दिन सुखविंदर ने रंजीत से कहा, क्यों न हम दोनों बीमा करा लें। रंजीत कहने लगा कि करा लो, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सुखविंदर कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूंगा। ऐसा करते हैं कि 2 लाख डॉलर का इंश्योरेंस करा लेते हैं। अगर मुझे कुछ होता है तो सारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे और तुम्हें कुछ होता है तो सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को नॉमिनी बना दिया था। सारा काम ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन बीतते ही देखा कि कई दिनों से रंजीत काफी उदास था और बहुत गुमसुम रहता था। सुखविंदर डिल्लो ने पूछा कि क्या बात है रंजीत, तुम इतना परेशान क्यों रहते हो? तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पैसा है, रुतबा है, गाड़ी है, खूबसूरत बीवी भी है, सब कुछ तो है, फिर भी क्या कारण है कि तुम इतना उदास रहते हो? तभी रंजीत कहता है कि चाचा, मेरी शादी तो हो गई है, मेरे अंदर नपुंसकता के लक्षण कुछ ज्यादा ही हैं। मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इस परेशानी के बारे में किसी से कुछ कह भी नहीं सकता हूं। सुखविंदर सिंह कहता है कि मेरे पास एक गोली है, उसे तुम खा लेना, उसे खाकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। रंजीत 22 जून 1996 की रात को अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे बात करता है कि ये गोली मुझे चाचा ने दी है, इसे खाने के बाद ये चमत्कार कर देगी। वो गोली खा लेता है। जब थोड़ी देर होती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उसके दांत बिछने लगते हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं रह जाता। कभी वो तीर कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है तो कभी जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगता है। कभी उसके पेट में बहुत ज्यादा हवा भर जाती है तो कभी उसका पेट अंदर चला जाता है और वो तड़पने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। कभी तो ऊपर की तरफ बिल्कुल अकड़ जाता है, कभी उसकी टांगे एकदम सिकुड़ जाती हैं। उसकी बीवी बहुत परेशान हो जाती है और चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है उसके शरीर की ऐंठन को देखकर। उस गोली के बारे में किसी से कुछ बता भी नहीं सकती थी कि संबंध बनाने के लिए उसके पति ने शक्तिवर्धक गोली खाई है। वो शोर मचाती है, आसपास के लोग आ जाते हैं, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। ऐंठन बरकरार बने हुए थी और कभी दांत बिछ जाते थे, कभी खुल जाते थे और बार बार उसके पेट में कभी हवा भर जाती थी, कभी उसका पेट बिल्कुल पिचक जाता था। डॉक्टरों को और नर्सों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उसकी पोस्टमार्टम कराता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें सामान्य मौत दिखाई जाती है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं पाया जाता कि जिससे कोई शक हो सके। 3 साल ही हुए थे उसकी शादी को। वो अपने पति के साथ अच्छा जीवन बिताने आई थी। दरअसल उसे नहीं पता था कि उसके पति का कोई 2 लाख डॉलर का इंश्योरेंस भी है। तभी उसके घर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से एक अधिकारी आता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। पत्नी वही सारी बात बताती है कि जैसे कि उसे तड़पन हो रही थी और तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी। तभी बात उस गोली की आती है। वो पूछता है कि क्या खाया था। वो कहती है कि इन्होंने शक्तिवर्धक गोली खाई थी। इंश्योरेंस वाले क्रॉस क्वेश्चन किए जा रहे थे। जब अधिकारी नॉमिनी का नाम देखता है तो उसमें नॉमिनी का नाम सुखविंदर सिंह होता है। ये बात उसकी पत्नी को पता चलती है तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि इस इंश्योरेंस के बारे में
तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, और जो गोली दी थी वो भी इस सुखविंदर ने ही दी थी। वहाँ से वो अधिकारी सुखविंदर के घर का पता लेकर सुखविंदर के घर पहुंचकर सुखविंदर को देखकर दंग रह जाता है। वो सोचता है कि इस व्यक्ति को मैंने कुछ दिनों पहले भी देखा था। 1 साल पहले भी मैं इसी घर के अंदर आया था, तब भी $3 लाख का इंश्योरेंस था। वो इंश्योरेंस अधिकारी दूसरी बार उसे इंश्योरेंस चेक देने के लिए आया था। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तभी वो वहाँ से उठता है और कनाडा पुलिस के पास पहुँचता है और पुलिस से कहता है कि मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, आपको सुखविंदर सिंह ढिल्लो की जांच करनी चाहिए। और बताया जाता है कि रंजीत सिंह की किस तरह मौत हुई। उसे एक गोली दी गई थी, उससे वो तड़प तड़प कर मर जाता है। और वो कहता है कि 1 साल पहले उसकी पत्नी की भी मौत ऐसे ही हुई थी। पुलिस ने कई टीमें बनाई और उसमें 1-2 एजेंसियां भी शामिल कर ली जाती हैं। इंडिया के पंजाब राज्य में एक जिला है लुधियाना। लुधियाना का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फागुन होता है और उसकी पत्नी का नाम गोविंद ढिल्लो होता है, जिनके 3 बेटे पैदा होते हैं। एक बेटे का नाम सुखवीर और दूसरे बेटे का नाम रोशन और तीसरे बेटे का नाम सुखविंदर सिंह ढिल्लो। जब सुखविंदर 5 साल का था तब उसके पिता की मौत हो जाती है। पूरे घर की जिम्मेदारी उसकी मां पर आ जाती है। जब दोनों भाई बड़े हो जाते हैं तो दोनों भाई कनाडा चले जाते हैं, वहीं पर अपना काम करने लगते हैं। छोटा भाई सुखविंदर था, वो सुखवीर की तरह बनना चाहता था, अच्छे कपड़े पहनना, स्टाइलिस्ट रहना। माँ से कहता है कि मैं अपने बड़े भाई के साथ कनाडा जाना चाहता हूँ। साल 1981 में वो कनाडा चला जाता है। वो अलग अलग कंपनियों में काम करता है। जहाँ भी वो काम करता था उसे उतने पैसे नहीं मिलते थे कि वो अपना ठीक से खर्च उठा सके। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न पुरानी गाड़ी को बेचें और खरीदें। उसका ये व्यापार अच्छा चलने लगता है। तभी उसे पता चला कि अगर 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हो जाती है तो इसका लाभ अधिक मिलता है। यहीं से उसने चालसाजी करना शुरू कर दिया था। गाड़ियों का बीमा कराता था और आपस में गाड़ियों को टक्कर कराकर बीमा के पैसे ले लिया करता था। साल 1983 में फिर पंजाब आता है। वहाँ पर एक लड़की होती है परवेश कौर। उस लड़की के पिता उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सुखविंदर सिंह को पता चलता है कि ये मेरी शादी की बात करने आए हैं तो उसने दहेज की मांग कर दी और कहा कि मुझे अच्छा दहेज मिलेगा तो ही मैं शादी करूंगा। परवेश के पिता उसे दहेज देने के लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। उन दोनों की शादी हो जाती है और परवेश के पिता ये सोचते हैं कि मेरी बेटी कनाडा में रहेगी, बहुत ही खुश रहेगी। पत्नी को लेकर कनाडा पहुंच जाता है। कुछ दिन तो ठीक चल रहा था, फिर कुछ दिनों बाद वो अपनी पत्नी को किसी न किसी वजह से पीटने लगता है। उसकी पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो अपने पिता को भी नहीं बता पा रही थी, ना ही अपने भाइयों से कुछ कह पा रही थी, क्योंकि पिता ने उसे बहुत दहेज देकर उसकी शादी की थी। उसके बाद भी वो परेशान है तो उसके पिता को और भाइयों को बहुत दुख होगा। अपना दुख बांटने के लिए वो काम करना शुरू कर देती है। कभी जूते की कंपनी में काम करती है तो कभी कपड़ों की कंपनी में काम करती है, कभी मशरूम की खेती में हिस्सा लिया करती थी। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। 26 जुलाई 1985 को उसको एक बेटी पैदा होती है। उसका नाम हरप्रीत। उसके साथ वो खुश रहने लगती है। सुखविंदर को पैसे का लालच लग जाता है। जब वो बाहर काम किया करती थी तो वो पैसे आते थे। अब काम बंद हो गया तो उसे फिर से काम करने के लिए मजबूर करता है और मासूम बच्ची को घर पर ही छोड़ देता है। उसकी इतनी छोटी सी बच्ची थी, फिर भी वो नहीं मानता। वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। साल 1988 में फिर से प्रेग्नेंट होती है। उसको एक और बेटी पैदा होती है। उसका नाम अमन रखा जाता है। अब वो बेटी नहीं चाहता था और कहता है कि अगर तुम फिर से प्रेग्नेंट हो तो मुझे एक बेटा ही चाहिए। साल 1991 में फिर से वो प्रेग्नेंट होती है। सुखविंदर सिंह को पता चला तो उसे लेकर इंडिया आता है और उसके गर्भ की जांच कराई जाती है। पता चला कि उसके तीसरा बच्चा भी बेटी थी, तो वो अपनी पत्नी का अबॉर्शन करवा देता है। उसे अब बेटी नहीं चाहिए थी। वो अपनी पत्नी को बेवजह परेशान करता था और इस परिवार से वो खुश नहीं था, क्योंकि उस परिवार में उसके 2 बेटियां थीं और उसकी पत्नी थी। 30 जनवरी 1995 में उसकी पत्नी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोनों बेटियां घर पर ही थीं।
उसका पेट एकदम फूल जाया करता तो कभी पिचक जाता। शरीर में एक ऐंठन सी हो रही थी, सारा शरीर इठ रहा था। माँ तड़प रही थी, चीख रही थी। वहीं पर उसकी दोनों बेटियां, एक बेटी 7 साल की थी और एक बेटी 9 साल की थी। वो दोनों घर के बाहर आकर आसपास के लोगों से कहती हैं। तभी एक पड़ोसी ने महिला को अपनी गाड़ी में लिटाया और उसे हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर डॉक्टर और नर्स बहुत परेशान थे कि पहले कभी ऐसा केस नहीं देखा था। 4 दिन बाद 2 जनवरी 1995 की सुबह परवेश की मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। वो जानना चाहते थे कि इसकी मौत की वजह क्या है। मौत की वजह का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद रंजीत की भी ऐसी ही मौत हो जाती है। पुलिस इसके बारे में पता करती है कि पिछले 18 महीने में ये लगातार इंडिया आ जा रहा है। तो इसके बारे में पता किया जाता है कि ये इंडिया बार बार क्यों आ जा रहा था। कनाडा पुलिस ने इंडिया पुलिस की भी मदद ली तो पता चलता है अपनी पत्नी के मरने के बाद सुखविंदर सिंह ने 9 सप्ताह बाद दूसरी शादी कर ली थी, जिसका नाम सर्वजीत होता है। उससे कहता है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, लेकिन वो कनाडा नहीं जाता। वो कपूरथला में सुखविंदर नाम की महिला से शादी करता है। दोनों शादी करने की वजह केवल एक थी कि खूब सारा दहेज मिलेगा। इसी बीच एक और शादी करता है। वो अपनी पत्नी के 9 सप्ताह बाद ही अलग अलग जगहों पर 3 शादियां करता है। वो दहेज में पैसे ही लेता है। पुलिस और बात पता करती है तो पता चला कि उसकी दूसरी बीवी सर्वजीत के 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। एक बच्चे का नाम गुरमीत और दूसरे बच्चे का नाम गुरमिंदर। ठीक 12 दिन के बाद इन दोनों बच्चों की भी मौत हो जाती है। तभी बच्चों की माँ से पूछा जाता है कि इन बच्चों की मौत कैसे हुई और ये बच्चे कैसे मरे। तभी उसकी माँ कहती है कि इन दोनों बच्चों के अंदर एक अजीब सी ऐंठन हो रही थी। तभी पुलिस और पता करती है तीसरी पत्नी के बारे में तो पता चलता है कि सुखविंदर की भी मौत हो चुकी है। वहीं पर लोगों से पूछा कि इसकी मौत कैसे हुई। वो लोग कहते हैं कि अजीब सी शरीर में हलचल थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कभी तो वो तीर कमान की तरह इठ जाती थी तो कभी उसका पेट फूल जाता था और कभी एकदम पिचक जाता था। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी पुलिस ने तीसरी पत्नी के बारे में भी पता किया तो पता चला कि उसे कोई दिक्कत नहीं थी। 17 महीने में एक ही तरह से ही 5 मौतों का होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा था। बच्चों के बारे में पूछा कि उनको कहाँ दबाया है, फिर उनको निकलवाया जाता है और उनकी भी जांच की जाती है। पता चलता है कि एक जैसी ही चारों के अंदर जहर की मात्रा थी। जब पता किया तो पता चला कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के बीज से ये मिश्रण बनाया था। उसने अपने पार्टनर को शक्तिवर्धक गोली का नाम दिया और अपनी पत्नी को बीमार होने से ठीक होने के लिए दवा देता है। ठीक इसी तरह से अपनी दूसरी पत्नी के बच्चों को दवा खिलवा देता है कि इससे बच्चे जल्दी स्वस्थ होंगे। इसी तरह से वो कहता है। पुलिस ने सारी जांच करने के बाद साल 1997 में उसे गिरफ्तार किया जाता है। 1 अगस्त 2001 को उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। 25 साल तक वो जिंदगी जेल में काटेगा। फिर पता चलता है कि 16 नवंबर 2013 को उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कैंसर हो गया था तो कुछ लोग कहते हैं कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो जाती है। इसी घटना को लेकर के एक किताब लिखी जाती है। वो किताब बहुत मशहूर हो जाती है। बताया जाता है कि उसे बड़ा प्राइज भी मिलता है। साथ ही 2003 में उसके ऊपर कई फिल्में बनाई जाती हैं। ये मामला कनाडा में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत चर्चित रहा। जब उससे बच्चों के बारे में पूछा कि तुमने बच्चों को क्यों मारा, तो वो कहता है कि मैं कोई झमेला नहीं पालना चाहता था। मुझे सिर्फ पैसे के लिए ही शादी करनी थी। बच्चों के साथ मुझे नहीं रहना था। तो दोस्तों, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।